आपने रेलिवेंट लेबॉर्ट्री और इमेजिंग फाइंडिंग्स बतानी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट आपके पास किसी स्वोलन जॉइंट के साथ प्रेजेंट करता है तो जॉइंट एस्पिरेशन बहुत ज़रूरी होती है। जॉइंट एस्पिरेशन यानी कि उसके अंदर जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड वगैरह है ना, उसको आपने ड्रेन करना होता है और उसकी एनालिसिस करनी होती है ताकि आप उसके अंदर क्रिस्टल्स देख सकें या कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह ना। ये साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस ना हम सेप्टिक आर्थराइटिस के अंदर भी कर रहे होते हैं जिसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह हुई भी हो। खैर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। इसके अलावा आपने सेल काउंट देखना होता है, आपने उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने होते हैं कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, साइनोवियल फ्लूइड की शक्ल कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड क्लियर होता है। अगर आपको वहाँ टर्बिड मिल रहा है ना तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर न्यूट्रोफिल्स वगैरह प्रेजेंट है। अच्छा, गाउट में आपको साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी बच्चों, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। इसमें आपको मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल नजर आएंगे। कैसे नजर आते हैं? नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना स्टार्ट में, भी दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखो, इस पिक्चर से भी देख लो, ये इस तरह के क्रिस्टल नजर आएंगे आप लोगों को, नीडल शेप क्रिस्टल नजर आएंगे। और स्यूडो गाउट के अंदर आपके पास कैसे क्रिस्टल्स होते हैं? ऐसे रोम्बाइड शेप क्रिस्टल आपको नजर आ रहे होते हैं। फिर जब इसकी बायरफ्रिंजेंट आप इसकी देखते हो तो वो आपको स्ट्रांगली नेगेटिव नजर आते हैं गाउट में और वीकली पॉजिटिव होते हैं स्यूडो गाउट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को आनी चाहिए कि कौन से क्रिस्टल कहाँ पे हैं, उनकी शेप कैसी है, बस इतनी बात पता होना चाहिए। गाउट के अंदर अगर हम एक्यूट गाउट की बात करें तो बच्चों आपको साइनोवियल फ्लूइड टर्बिड नजर आएगा। टर्बिड का मतलब होता है थोड़ा गदला सा, जिस तरह पानी नहीं होता। अगर आप देखें नॉर्मल पानी तो क्लियर होता है ना, अगर आप उसके अंदर समझ लें कि थोड़ा सा ख़राब जब आ रहा होता है ना, जब मोटर वगैरह ख़राब होता है, जैसे पानी ख़राब सा आ रहा होता है, टर्बिड सा आ रहा होता है, उसको टर्बिड कहते हैं, जिसको उर्दू में गदला कहते हैं, ठीक है। क्रोनिक गाउट में आपके पास क्या होता है कि साइनोवियल फ्लूइड आपको व्हाइट नजर आ रहा होता है, ठीक है। सूडो गाउट के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी साइनोवियल फ्लूइड टर्बिड ही होता है, क्योंकि दोनों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से, न्यूट्रोफिल्स की वजह से वो टर्बिड नजर आ रहा होता है। और स्यूडो गाउट के अंदर इवन ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस कराया जाता है। और गाउट के अंदर आपको कौन से क्रिस्टल मिल रहे हैं, स्यूडो गाउट के अंदर कौन से क्रिस्टल मिल रहे हैं, उम्मीदें समझ आ गई होगी। दूसरे नंबर पे बात हमारे पास आते हैं बच्चों ब्लड टेस्ट और बायोकेमिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। गाउट के अंदर जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, सीरम यूरिक एसिड कराते हैं, तो जाहिर आपको गाउट के अंदर सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ही मिलता है। लेकिन एक्यूट अटैक के दौरान नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन तो आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि ये सीरम यूरिक एसिड तो नॉर्मल है तो इसका मतलब है इसको हाइपर यूरिसीमिया या गाउट तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। लाजमी नहीं है कि आपको सीरम यूरिक एसिड हमेशा ही अक्यूट अटैक में एलिवेटेड मिले, और मिल भी सकता है, ठीक है। और ईएसआर और सीआरपी रेज मिलेंगे, क्योंकि ईएसआर और सीआरपी आपके पास मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक हैं बच्चों। लाजमी नहीं है कि ईएसआर सीआरपी रेज है, वो तो आरए में भी, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी रेज होते हैं ना ईएसआर और सीआरपी, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक सी चीज़ है। मेजरली आप लोगों ने किस पे रिलाई करना है? साइनोवियल फ्लूइड की एनालिसिस पे रिलाई करना है। ब्लड टेस्ट की अगर हम बात करें तो गाउट में आपको सीरम यूरिक एसिड एलिवेटेड मिलता है, लेकिन ड्यूरिंग एक्यूट अटैक नॉर्मल भी हो सकता है। ईएसआर और सीआरपी रेज मिलेगा, न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। स्यूडो गाउट में बात करें तो नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड होता है, ईएसआर और सीआरपी यहाँ पे भी रेज ही होते हैं। फिर आ जाते हैं बच्चों इमेजिंग स्टडीज़, यानी कि एक्सरे वगैरह। जब हम प्लेन एक्सरे कराते हैं गाउट का, तो आपको वहाँ पे क्या नज़र आती हैं? पंच्ड आउट इरोइयंस नज़र आती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई थी, इस तस्वीर से भी देख लो बच्चों। ये जो जहाँ पे एरोज लगे हुए हैं ना, ये आपके पास क्या है? पंच्ड आउट इरोइयंस हैं विद ओवर हैंगिंग एजेस, ठीक है। इस तरह से ना बोन ऐसे खाली खाई हुई है। और स्यूडो गाउट में आपके पास क्या होता है? कॉन्ड्रो कैल्सिनोसिस, यानी कि कैल्शियम की ये इस तरह से नज़र आ रहा होता है, जहाँ पे एरोज लगे हुए हैं ना, कैल्सिफिकेशन नजर आ रही होती है विद इन द कार्टिलेज। सो मैंने आप लोगों को इस एलो के अंदर क्या बात बताई है? मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लेबॉर्ट्री और इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स, इमेजिंग फाइंडिंग्स होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। साइनोवियल फ्लूइड का एनालिसिस कराएंगे तो गाउट में आपको क्या क्या मिलेगा? नीडल शेप क्रिस्टल्स एमएसयू के स्ट्रांगली नेगेटिव होंगे, और एक्यूट के अंदर टर्बिड साइनोवियल फ्लूइड, और क्रोनिक के अंदर वाइट। लेकिन ये दो बातें याद रखने की हैं, नीडल शेप और नेगेटिव। और स्यूडो गाउट में क्या मिलेगा? रोम्बाइड शेप और वीकली पॉजिटिव। फिर ब्लड टेस्ट की बात करें तो यूरिक एसिड आमतौर पर एलिवेटेड मिलता है, एक्यूट अटैक के अंदर नॉर्मल भी मिल सकता है। ईएसआर और सीआरपी दोनों के अंदर ही रेज्ड मिलते हैं, क्योंकि दे आर द मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है दोनों। इमेजिंग में आपको क्या मिलता है? गाउट में आपको पंच्ड आउट इरोइयंस विद ओवर हैंगिंग एजेस मिलेंगे, और स्यूडो गाउट के अंदर आपको कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस, कैल्सिफिकेशन विद इन द कार्टिलेज मिलेगी। फिर नेक्स्ट एलो आ जाता है बच्चों आपके पास मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट में आपको बस गाउट की पढ़ाऊंगी, क्योंकि यही आपसे पूछी जाएगी पेपर के अंदर। तो मुझे बताएं अब यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? फिर हम लोगों ने सर्जरी भी पढ़नी है, 2 एलो रह गए हैं बस, इसके उसके बाद सर्जरी स्टार्ट करते हैं। बताएं, आ रहा है समझ? यस मैम।
ठीक है, अब हमने पढ़नी है बच्चों मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होती है, यानी कि आपने इस कंडीशन को मैनेज कैसे करना है। अब बच्चों जब हम लोगों ने गाउट को मैनेज करना है ना, तो हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। हमारा गोल ये होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को एक्यूट अटैक हुआ है गाउट का, तो एक तो आपने उस वक्त उसको रिलीफ देना है, आपने उसका दर्द वगैरह कम करना है, आपकी उसकी इन्फ्लेमेशन कम करनी है। दूसरा मेन गोल आपके पास ये होता है कि आपने लॉन्ग टर्म प्रिवेंट करना है कि आइंदा इस तरह का अटैक ना हो। मतलब जिस तरह आप हार्ट अटैक को मैनेज नहीं करते कि हार्ट अटैक किसी बंदे को हुआ तो आप कहेंगे कि फिल फॉर उसकी जो है ना वो तबीयत सही करो, उसको पेन वगैरह हो रहा है तो वो ख़त्म करो, और एंजियोप्लास्टी वगैरह भी की जाती है ताकि क्लॉट दोबारा ना बने, ऐसी कंडीशन दोबारा ना हो। तो गाउट में भी हमारे पास सेम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज चलती हैं। ड्यूरिंग एक्यूट अटैक आप लोगों ने 3 तरह की ड्रग्स देनी है। अब आपकी बुक के अंदर बहुत अननेसेसरी तफसील लिखी हुई है, इतनी नहीं याद रखनी। ऑरल कॉल्चिसिन होती है बच्चों, या कॉल्चिसिन पढ़ते हैं या कॉल्चिसिन पढ़ते हैं, आई डोंट नो। सो ऑरल कॉल्चिसिन होती है जो कि फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है, और ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए होती है, इन्फ्लामोसोम को कम करने के लिए होती है, ठीक है। ऑरल कॉल्चिसिन ये आपके पास फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है, ये एंटी गाउट ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा एनसेड्स होते हैं बच्चों, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करने के लिए होते हैं, पेन को बेसिकली रिलीव करने के लिए ना एनसेड्स दिए जा रहे होते हैं, नेप्रोक्सन दी जा रही होती है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, इसमें आपके पास प्रेडनिसोलोन आ जाती है। सो गोल क्या होता है आपके पास कि आपने पेन और इन्फ्लेमेशन को खत्म करना है, तो इसके लिए ऑरल कॉल्चिसिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, इसके अलावा एनसेड्स हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। फिर आपके पास बच्चे आ जाती है लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन, कि अब हमने लॉन्ग टर्म उसको रोकना है कि आइंदा ये अटैक्स ना हो। तो इसके अंदर हम लोग क्या दे रहे होते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है बच्चों एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल हमारे पास क्या है बच्चों, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा पाथवे याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्यूरिन होती है ना, यहाँ से कन्वर्ट होती है हाइपोज़ैंथीन के अंदर, हाइपोज़ैंथीन, उससे बनता है आपके पास ज़ैंथीन, फिर आपके पास बनता है यूरिक एसिड, ठीक है। और हाइपोज़ैंथीन को ज़ैंथीन के अंदर कन्वर्ट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और ज़ैंथीन को यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। सो बेसिकली हमने इस एंजाइम के इनहिबिटर्स देने होते हैं ताकि ना रहेगा एंजाइम और ना बनेगा यूरिक एसिड, ठीक है। तो अगर किसी इंसान के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसके अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, एलोप्यूरिनॉल दे रहे होते हैं, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। यहाँ पे फिबुक्सोस्टैट भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी हमारे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का इनहिबिटर ही होता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग एलोप्यूरिनॉल है। फार्मा में बड़ी डिटेल से आप लोग इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गोल क्या होता है हमारे पास कि हमने सीरम यूरिक एसिड को कम करना होता है टू प्रिवेंट द रिकरेंट अटैक्स, और साथ में आप पर्सन को लाइफस्टाइल मेजर्स भी बताएंगे कि अगर उसका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो वेट को रिड्यूस करे, अगर अल्कोहल लेता है या प्यूरिन रिच डाइट खाता है तो उसको मैनेज करे, और हाइड्रेशन वगैरह का भी ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन की वजह से भी अटैक हो सकता है। सो यहाँ तक इसके मैनेजमेंट आप लोगों ने 3 दवाइयाँ याद रखनी है, ऑरल कॉल्चिसिन, एनसेड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए, एलोप्यूरिनॉल और फिबुक्सोस्टैट जो कि दोनों ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के इनहिबिटर हैं। और फार्मा में दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, परेशान नहीं होना। लाइफस्टाइल मेजर्स भी कुछ देने हैं, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। फिर हम नेक्स्ट इसका लास्ट एलो डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अबाउट द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गाउट, के गाउट की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आगे जाके क्या क्या मसले हो सकते हैं। पहली बात बच्चों वही है कि टुफाई बन सकते हैं। टुफाई क्या होते हैं कि जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जब क्रोनिकली प्रेजेंट हो तो वो टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर जब वो प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, क्रोनिक जॉइंट डैमेज हो सकता है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, जॉइंट की डिफॉर्मिटी, जॉइंट का फंक्शन लॉस हो सकता है, जॉइंट की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं, ठीक है। रीनल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। बेसिकली जो अगर किसी की किडनीज ख़राब है, अगर किसी को रीनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से हाइपर यूरेसीमिया हो सकता है, और हाइपर यूरेसीमिया की वजह से मजीद किडनीज डैमेज हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है ना, तो किडनीज के अंदर यूरिक एसिड के स्टोन्स बन सकते हैं, किडनी स्टोन के साथ बंदा प्रेजेंट करता है जब वो हाइपर यूरेसीमिया में होता है। तो यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं, रीनल इम्पेयरमेंट हो सकती है, और बार बार गाउट के अटैक्स हो सकते हैं, तो जाहिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट हो सकती है, मल्टीपल जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है, और हर दफ़ा हो सकता है कि अटैक जो है ना वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो और ज़्यादा स्पेयर हो। तो ये बच्चों इसके 2-4 कॉम्प्लिकेशन है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजर बातें आप लोगों को जो पता होनी चाहिए ना, मैं दोबारा एक दफ़ा आप लोगों को समराइज़ कर देती हूँ। जो हम लोगों ने पहले इसका डिफरेंस पढ़ा था ना, वही बात मैं आप लोगों को दोबारा एक दफ़ा जल्दी से सीधी गैप दे देती हूँ, फिर हम लोग सर्जरी पढ़ते हैं। गाउट में बच्चों आप लोगों ने गाउट और सूडो गाउट दोनों क्या है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। गाउट के अंदर कौन से क्रिस्टल बन रहे हैं, मोनोसोडियम यूरेट, यहाँ पे कौन से बन रहे हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। ये क्यों बन रहे हैं, हाइपर यूरिसीमिया की वजह से। या तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है या यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन बहुत कम है। ये मेल सेक्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स बन रहे हैं,
क्यों बन रहे हैं? ज़्यादा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से। वो क्यों हो रहा है? ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से हो रहा है। यहाँ पे नीडल शेप्ड है, यहाँ पे रोम्बाइड शेप्ड है। ये स्ट्रांगली नेगेटिव है, ये वीकली पॉजिटिव है। ये फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट या बिग टो के अंदर है, ये नी के अंदर है। ये मेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ये ओल्ड एज को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लोगों के अंदर ज़्यादा चांस होता है। एक्सरे की हमने बात की थी तो यहाँ पे पंच्ड आउट इरोजन्स और ओवरहैंगिंग एजेस नजर आ रहे थे। यहाँ पे कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस नजर आ रहा था। हाइपरयूरिसीमिया, ओबेसिटी, अल्कोहल, प्यूरिन रिच डाइट, रीनल डिजीज, डायोरेटिक्स, ये इसके एसोसिएशंस हैं। ओल्डर एज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाइपरपैराथायराइडिज्म, हीमक्रोमेटोसिस, हाइपोथायराइडिज्म, ये इसके एसोसिएशन है। टिपिकल प्रेजेंटेशन बच्चों हमारे पास क्या जाती है? सडन स्वेयर मोनोआर्थराइटिस फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट के अंदर होते हैं तो उसको पोडैग्रा कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सडन एक्यूट मोनोआर्थराइटिस क्लासिकली नी जॉइंट में होता है। पेन क्या होता है इसके अंदर? बहुत सिवियर होता है। यहाँ पे भी पेन होता है, इन्फ्लेमेशन के साइन दोनों के अंदर होते हैं। और ये आमतौर पर जो है ना वो जॉइंट्स या टिश्यूज़ के अंदर होता है। ये आमतौर पर कार्टिलेज में होता है, लेकिन शेडिंग हो सकती है जॉइंट के अंदर भी। ठीक है, अब